हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बिहार एसएससी के सेट 3 को देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाला है और टोटल न्यू पैटर्न पर जो आधारित क्वेश्चन है वही होने वाला है। इसके पहले हमने सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट किया है, जिसमें टोटल 50-50 क्वेश्चन था। यह क्लास आपको शाम के 7 बजे हर एक सोमवार से लेकर शुक्रवार को एजुकेशन नाथ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ में जो थी बेगम हज़रत महल जो थी 1857 का नेतृत्व की थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी 1857 का जो झांसी से नेतृत्व की थी। कस्तूरबा गांधी ये महात्मा गांधी का पत्नी थी। और अल्लूरी सीताराजू रमन जो थे आंध्र प्रदेश के नेता थे, आदिवासी नेता थे। ये थी अल्लूरी सीताराम राजू। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ में अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन था, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो 1970 में लागू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड भारत के श्वेत क्रांति की शुरुआत थी, जिसे वर्निज कुरियन ने नेतृत्व दिया। इसका उद्देश्य था देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और अमूल जैसे ब्रांड उभरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका पुस्तक किस वंश के वर्णन करती है? इंडिका पुस्तक किस वंश का वर्णन करती है? तो इंडिका पुस्तक जो था मेगास्थनीज द्वारा लिखित है और यह मौर्य वंश का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश का वर्णन करती है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। इसकी पुस्तक इंडिका उस समय के प्रशासन और जीवन शैली के महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घटना वर्ष का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ये देखते हैं, आपका चौरा चोरी जो कांड हुआ था 1922 में, यह सही है। साइमन कमीशन जो था 1928 में, यह भी सही है। गांधी इरविन समझौता तो हुआ था 1931 में, यह भी सही है। पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था 1929 में हुआ था, तो ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 1926 में गांधी, ये इतना ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, या बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, या रोलेट एक्ट के विरोध में किया गया था, या साइमन कमीशन के विरोध में किया गया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए, ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश कानून को शांतिपूर्ण उल्लंघन कर स्वतंत्रता की मांग को बल देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तरंजन दास 1922 में कांग्रेस के डैश अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो चित्तरंजन दास जो थे 1922 में गया के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास अध्यक्ष चुने गए थे। इन्होंने स्वराज पार्टी की अध्यक्षता की और गांधी और कांग्रेस के भीतर एक नई दिशा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था? तो देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो था गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1974 से 1979 में पहली बार गरीबी हटाओ को केंद्रीय उद्देश्य से बनाया गया।
यह इंदिरा गांधी के लोकप्रिय नारे से जुड़ा हुआ था और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम था। अगला देखते हैं, कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सामान्य न्याय और मुक्त कानून सहायता, समान नागरिक सहायता या धन की एकाग्रता की रोकथाम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समान नागरिक सहायता। समान नागरिक सहायता एकरूपता की बात करता है, जबकि समाजवाद आर्थिक समानता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर केंद्रीकृत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो होगी महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दर्रा चीन सीमा पर नहीं है? तो देखिए, नथुला दर्रा जो है ये चीन की सीमा पर चीन और भारत की सीमा पर है। काराकोरम भी चीन और भारत की सीमा पर है। लेपू लेक दर्रा भी चीन और भारत की सीमा पर है। ये तीनों चीन और भारत की सीमा पर है। रोहतांग दर्रा जो है यह चीन और भारत की सीमा पर ना होकर ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है और यह चीन सीमा से संबंधित नहीं है। बाकी तीन दर्रे भारत चीन सीमा पर रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण है। सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 है, सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो सूरत की संधि जो थी रघुनाथ राव के बीच में हुआ था। रघुनाथ राव के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुनाथ राव। यह संधि 1975 में हुई थी, जिससे अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1923 में नागपुर में देखिए, नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में हुआ था और झंडा सत्याग्रह जो हुआ था 1923 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झंडा सत्याग्रह, जो कि नागपुर में हुआ था। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज को सार्वजनिक रूप से फहराने की अधिकार के लिए था, जो स्वतंत्रता की भावना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HDI का मान किसके बीच होता है? तो HDI का मान जो होता है आपके 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 0 से 1 के बीच। HDI 3 प्रमुख घटकों जैसे जीवन प्रत्याश, शिक्षा और आय के आधार पर मानव विकास को दर्शाता है। तो सोमगो झील किस राज्य में है? तो सोमगो झील 15 नंबर क्वेश्चन है। तो सोमगो झील किस राज्य में है? तो सोमगो झील जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिक्किम में स्थित है। तो सोमगो झील सिक्किम में स्थित है। यह झील 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह ग्लेशियर झील है जो सर्दियों में जम जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए, साबरमती, मांडवी, नर्मदा ये तीनों जो है अरब सागर में गिरती है। तुंगभद्रा जो है ये अरब सागर में ना गिरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत की कृष्ण नदी की सहायक है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमंत शंकर देव के किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो श्रीमंत शंकर देव जी जो थे ये सत्रिय नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सत्रिय। सत्रिय नृत्य असम के शास्त्रीय शैली है
जिसे शंकर देव ने धार्मिक प्रचार के लिए विकसित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रावधान में किस तिथि का उल्लेख है? तो संविधान की प्रावधान में जो है 26 नवंबर 1949 जो है यही तिथि उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कुंडली में ईएमएफ जो है परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिपथ के प्रतिरोध पर। अगला देखते हैं, अगला है प्रेरित ईएमएफ केवल फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, न कि परिपथ के प्रतिरोध पर। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब भी संभव है जब प्रकाश यात्रा करता है। वायु से जल में ये गलत होगा, वायु से कांच में ये भी गलत होगा, जल से कांच में ये भी गलत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कांच से जल में। कांच से जल में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है। मोटर वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मोटर वाहन के पार्श्व दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो तो सबसे पहले छोटा बनता है, तो ये 12 वाला ऐसे ही कट जाएगा, 12 और 12 ऐसे ही कट जाएगा, और उसमें आभासी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा। पार्श्व दर्पण उत्तल होते हैं जो छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। किस अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाता है? तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता जो होती है घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिससे प्रतिरोधकता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से और 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होती है? तो कंपनों की संख्या जो होती है आवृत्तियों की आवृत्ति गुणे समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 गुणे 2 बराबर 100। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? कैल्शियम और सोडियम ये नहीं होगा, सोडियम और मैग्नीशियम ये भी नहीं होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। कठोर जल में 2 आयन मुक्त रूप से उपस्थित होते हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन 24 नंबर जो है, किस तत्व का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है? किस तत्व का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम जो है तत्व के उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है। हीलियम जो है न्यूट्रॉन को अवशोषित कर श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धांत का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए बोहर द्वारा इसका पहला प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोहर। नेक्स्ट, नील बोहर ने
15 में परमाणु बोहर मंडल का प्रस्ताव रखा। यह रदरफोर्ड एक परमाणु मॉडल के संशोधन द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका KOH रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, KOH। कास्टिक पोटास का सूत्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि KOH होता है। बिहार की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख खाद्य फसलें जो होगा चावल, गेहूं और मक्का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चावल, गेहूं और मक्का। बिहार की जलवायु और मिट्टी चावल, गेहूं और मक्का जैसी खाद्य फसलों के लिए उपयुक्त है। यह राज्य की प्रमुख फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का दक्षिणी पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कठोर चट्टान से नहीं बना है? ग्रेनाइट, गनीस, सिस्ट या बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसाल्ट से नहीं बना है। बेसाल्ट जो है आपका बेसाल्ट ज्वालामुखी चट्टान है, जबकि दक्षिणी भारत का पठारीय क्षेत्र आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरना बिहार में किस त्यौहार से संबंधित है? खरना आप लोग बिहार के जो छात्र होंगे वे सुने होंगे, या बिहार से अदर स्टेट के भी जो छात्र होंगे वो छठ पूजा के नाम सुने होंगे। जो छठ बिहार का बहुत ही लोकप्रिय पर्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छठ पूजा। छठ पूजा से एक दिन पहले खरना मनाया जाता है, जिसमें व्रती गुड़ चावल खाते हैं और फिर निर्जला व्रत शुरू होता है। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा? बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राज्य पक्षी गौरैया हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार के राजगीर में ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगति जो था राजगीर में हुई थी, जहां उनके उपदेशों को संकलित किया गया था। यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम जो हुआ था राजगीर में, दूसरा जो हुआ था वैशाली में, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा जो हुआ था आपका कुन्नाल जो कि कश्मीर में हुआ था। अगला देखते हैं। किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है? तो बिरह को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिरह नृत्य यादव समुदाय द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या अनुराग नारायण सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती जो थे बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु BPKS की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है? लावड़ी, झूमर, डोमकच या डोलुकुनी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डोमकच। डोमकच जो होता है, जो बारात जब जाता है यहाँ से, मतलब बारातियों का जब चले जाते हैं तो उसके घर के महिलाएं द्वारा डोमकच वाला नृत्य किया जाता है। रात को डोमकच वाला नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डोमकच।
डुमकच नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है और यह बिहार व झारखंड के लोक जीव का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जल अपवाह तंत्र किस प्रकार का है? तो बिहार में जो है जल अपवाह तंत्र आपका जालीदार प्रतिरूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालीदार प्रतिरूप। बिहार में नदियों जैसे गंगा, कोसी, गंडक आदि मिलकर जालीदार जल प्रवाह तंत्र बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का संबंध कहाँ से है? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, बिहार के सिवान जिला से, और सिवान जिला के जीरादेई से। अगला देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार के सिवान जिले से थे। 37 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर की गई? तो आपके हमारे ही बिहार का ही सबसे कम साक्षरता दर अभी तक 2011 के जनगणना के अनुसार अभी तक दर्ज है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम लगभग 61.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बिहार के पटना में जो कि परवेज शाह ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परवेज शाह। परवेज शाह जो थे जहांगीर के पुत्र थे और इन्होंने 1621 ईस्वी में पत्थर की मस्जिद का निर्माण पटना में करवाया था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो बिहार राज्य की सबसे लंबी नदी और भारत की भी सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? गंगा। उसके बाद बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा महानंदा। ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गोदावरी। आगे देखते हैं। गंगा के बाद महानंदा बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? तो बिहार में जो मानसून के दौरान जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बिहार में वर्षा का कारण यही होता है। बिहार में मुख्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो कि पटना में स्थित है पादरी की हवेली। पादरी की हवेली जो कि एक चर्च है, यही सबसे पुराना गिरजाघर है। पादरी की हवेली 1772 ईस्वी में बना जो कि पटना में सबसे पुराना चर्च है और इसी ईसाई मिशनरी इतिहास से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन जो है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था बख्तियार खिलजी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1193 में बिहार पर आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और मुस्लिम शासन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर स्थित है? किस जिले में? तो बिहार के कैमूर जिले में जो है माँ मुंडेश्वरी देवी की मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैमूर जिला। कैमूर जिले में स्थित माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर भारत का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ में पटना का कमिश्नर कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में जो पटना का कमिश्नर था वो था विलियम टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर थे जिन्होंने विद्रोह को दबाने में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन जो है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल के अंदर स्थित एकमात्र बौना ग्रह है?
निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल के अंदर स्थित एक बौना ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेरेस। सेरेस सेरेस जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह हैं उन्हीं में से एक है सेरेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेरेस। सेरेस मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी में स्थित है और यह सौरमंडल के भीतर एकमात्र मान्यता प्राप्त बौना ग्रह है। अन्य जैसे प्लूटो, मैक और हेमियो सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो वेल्ड में इसमें जो है वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में मैदान स्थित है। पर पंपास जो है अर्जेंटीना में है। प्रेयरी जो है कनाडा में है। कैंटरबरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, न्यूजीलैंड में स्थित है। कैंटरबरी मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है, न कि ऑस्ट्रेलिया में। अन्य सभी सम्मिलित सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य भारत के वन क्षेत्र में कौन सा वृक्षों का प्रभुत्व है? मध्य भारत के वन क्षेत्र में कौन सा वृक्षों का प्रभुत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साल और महुआ। साल और महुआ जो है मध्य भारत के वन क्षेत्र में इनका ही सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है। मध्य भारत में उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वनों में साल और महुआ प्रमुख वृक्ष है। मैंग्रोव तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोलकाता के पास हुगली घाटी भारत में जूट उद्योग के लिए प्राथमिक स्थान क्यों है? कोलकाता के पास हुगली घाटी भारत में जूट उद्योग के लिए प्राथमिक स्थान क्यों है? सस्ते श्रम की उपलब्धता के लिए, ये गलत है। उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच, ये भी गलत है। कपास उगाने वाले क्षेत्र से निकटता, ये भी गलत है। जूट उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जूट उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण कोलकाता के हुगली जूट उद्योग में प्राथमिकता स्थान है। अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है, वर्गीकरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्गीकरण के पिता के रूप में लिनियस को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लिनियस। कार्लस हो जाएगा। कार्लस लिनियस ने द्विनाम पद्धति की शुरुआत की और इन्हें वर्गीकरण का जनक माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। हाँ, यही कथन गलत है। जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। बाकी जो ऑप्शन है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, सही है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं था, कौन सा कथन गलत है? तो जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। आज का टोटल क्वेश्चन यहीं मतलब टोटल 50 क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो क्या कारण है जिस कारण अच्छा नहीं लग रहा है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे उस टॉपिक पर ध्यान दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।